नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। तो 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों के बाद अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी जानकारी सबसे पहले आपको दे दें, ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के बीच टकराव देखने को मिल रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, आरजीकर में सीआईएसएफ की तैनाती पर विवाद बढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है अब केंद्र सरकार। सीआईएसएफ कर्मियों के लिए व्यवस्था न करने का आरोप यहां पर लगाया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे दें, ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के बीच अब टकराव की स्थिति फिलहाल देखने को मिल रही है। चूंकि आरजीकर में सीआईएसएफ की तैनाती पर विवाद बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि सीआईएसएफ कर्मियों के लिए व्यवस्था नहीं की जा रही है, व्यवस्था ना करने का आरोप यहां पर लगाया जा रहा है, जिसके चलते केंद्र सरकार फिलहाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। तो बड़ा अपडेट आपको दे दें, आरजीकर में सीआईएसएफ की तैनाती को लेकर के ये विवाद काफी ज्यादा बढ़ता हुआ अब दिखाई दे रहा है, जिसमें ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के बीच टकराव दोनों ही आमने सामने आ चुके हैं और लगातार इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। सीआईएसएफ कर्मियों के लिए व्यवस्था नहीं की जा रही है, जिसके चलते अब केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है पूरे मामले को लेकर के। खबरों में आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, दिल्ली के उपराज्यपाल के अधिकार बढ़ गए हैं। राष्ट्रपति ने दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ा दी हैं। बोर्ड पैनल बनाने के साथ अब नियुक्ति भी कर सकेंगे उपराज्यपाल। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे दें, एमसीडी में सीधे पार्षद नियुक्त कर सकते हैं एलजी। पहले दिल्ली सरकार के पास ये अधिकार था, तो ये बड़े बदलाव और शक्तियां यहां पर उपराज्यपाल की बढ़ा दी गई हैं। कई बड़े अधिकार उनको यहां पर मिल गए हैं। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के उपराज्यपाल की ताकतें और ज्यादा बढ़ा दी हैं, पावर काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। अब एलजी राजधानी में अथॉरिटी, बोर्ड, कमीशन या वैधानिक निकाय का गठन कर सकते हैं। पहले ये अधिकार दिल्ली सरकार के पास थे। इसके अलावा वह इन सभी बॉडीज में मेंबर्स की नियुक्ति भी कर सकेंगे। इससे पहले जैसा कि आपको मैंने जानकारी दी, ये अधिकार दिल्ली सरकार के पास थे। फिलहाल अब ये अधिकार दिल्ली सरकार के पास नहीं रहेंगे, चूंकि ये जो यहाँ पर अधिकार है ये एलजी को दिए जा रहे हैं। गृह मंत्रालय ने मंगलवार देर रात एलजी की शक्तियां बढ़ाने से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी किया। मंत्रालय ने बताया कि ये फैसला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 के तहत लिया गया है। और अब बात कर लेते हैं हरियाणा चुनाव को लेकर के एक बड़ी खबर की, जहां हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन कर सकती है। इस पर यह बड़ी जानकारी हम आपको दे दें, आम आदमी पार्टी ने 10 सीटों की मांग की है, कांग्रेस 7 के लिए तैयार है। केसी वेणुगोपाल और राघव चड्ढा के बीच बैठक होने वाली है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बैठक में सीटों को लेकर के आगे की बातचीत की जाएगी। तो यानी कि हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, चूंकि बेहद नजदीक है, ऐसे में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस यहां पर गठबंधन कर सकती है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन पर हरियाणा के एआईसीसी प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा कि गठबंधन के संबंध में आम आदमी पार्टी के साथ बातचीत बहुत प्रारंभिक मोड में है और हम इसकी खोज कर रहे हैं। अगर अगले 2 से 3 दिनों में कोई और विकास होता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। दीपक बाबरिया ने कहा कि पहले 34 सीट फाइनल हुई थी, अब 41 सीटों में से 32 फाइनल हुई है। रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा की सीटों पर उम्मीदवारों के संबंध में प्रस्ताव रखे गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इनमें विनेश फोगाट या बजरंग पुनिया का नाम नहीं है। हालांकि आखिरी फैसला जो है, जो जानकारी सामने आ रही थी, बताया जा रहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस पर करेंगे कि क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हरियाणा में गठबंधन करती है या फिर नहीं करती है। हालांकि देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि हरियाणा का विधानसभा चुनाव इस बार काफी दिलचस्प होने वाला है। ऐसे में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन करती है या फिर नहीं करती है, हालांकि ये फिलहाल अभी मीटिंग के बाद तय हो पाएगा। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन पर अनिल विज ने तंज कसा है। हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ने में कांग्रेस असमर्थ है, ऐसा उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे,
तो अनिल विज ने साफ तौर पर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले आपको बता दें कि हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं अनिल विज। उनकी तरफ से यहाँ पर कांग्रेस पर निशाना साधा गया है और ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ने में असमर्थ है। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करती है। लेकिन अब शायद गिनती पूरी नहीं हो रही, अब बंदे पूरे नहीं हो रहे, इसलिए बाहर से आउटसाइड सपोर्ट ले रहे हैं। हमेशा बाहर से सपोर्ट कमजोर आदमी लेता है। हरियाणा में कांग्रेस अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने के काबिल नहीं है। कल तक तो हरियाणा कांग्रेस के सारे लीडर भूपिंदर सिंह हुड्डा समेत बड़ी बड़ी हांग रहे थे कि हमारे पास इतनी इतनी एप्लीकेशंस आई हैं और इतने कैंडिडेट है हमारे पास, लेकिन अब शायद गिनती पूरी नहीं हो रही, अब बंदे पूरे नहीं हो रहे, इसलिए बाहर से आउटसाइड सपोर्ट ले रहे हैं। हमेशा बाहर से सपोर्ट कमजोर आदमी लेता है। हरियाणा में कांग्रेस अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने के काबिल नहीं है। कल तक तो हरियाणा कांग्रेस के सारे लीडर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार ने एक बार फिर कई आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दे दी है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर को वित्त विभाग के प्रधान सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। लोकेश कुमार सिंह को ग्रामीण विकास विभाग के सचिव के पद पर पदस्थापित किया गया है। ये अगले आदेश तक पर्यटन विभाग के भी प्रभार में रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, जो कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों सहित विभिन्न अधिकारियों के साथ बैठक की और शिक्षक दिवस की तैयारी को लेकर समीक्षा की गई। शिक्षा मंत्री दिलावर के निर्देश दिए हैं उन्होंने कि शिक्षक दिवस के अवसर पर जयपुर में मुख्य समारोह आयोजित होगा। शिक्षक सम्मान समारोह के दौरान ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा विद्यार्थियों को टैबलेट वितरण की शुरुआत की जाएगी। शिक्षक दिवस यानी कि 5 सितंबर को प्रदेश के 55,800 बच्चों को टैबलेट बांटे जाएंगे। आपको बता दें कि प्रदेश के सभी जिलों में एक साथ टैबलेट बांटे जाएंगे। टैबलेट सभी जिलों में पहुंचा दिए गए हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी उसी दिन इनका वितरण भी करेंगे। जयपुर में मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री 11 बच्चों को टैबलेट बांटेंगे। बाकी जिलों में सभी बच्चों को एक साथ टैबलेट बांटे जाएंगे। इसके पहले भी केसरिया रंग था साइकिल का, कि कांग्रेस ने बदल करके काला कर दिया था। वापस केसरिया रंग जो शौर्य वीरता का परिचायक है। हमारे देशभक्त जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब यही बाना पहन करके क्रांतियाग किया करते थे। हमारे जो अग्नि देवता है, और जब अग्नि प्रज्वलित होती तो इसी रंग में होती है। और जो सूर्य भगवान पूरे विश्व को जो प्रकाश देते हैं, जब उनका उदय होता है तब भी यही रंग होता है। कोई रीजन नहीं है। इसके पहले खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के नागपुर शहर में पिछले 145 सालों की अनोखी परंपरा के त्योहार में बड़ग्या और मारबत बोला के पुतलों को अमावस्या पर निकाला जाता है, जिसमें आंदोलन के तौर पर पुतले बनाए जाते हैं, जिसमें कुपरंपरा किसी आपराधिक व्यक्ति का भी पुतला बनाने की परंपरा है। देश के विभिन्न विषय पर जो आंदोलन किए गए अनुकूल होते हैं या फिर समाज के लिए घातक होते हैं, ऐसे ही विषय को लेकर पोले का ये बड़ग्या और मारबत सजाकर लोग शहरों के रास्तों से घुमाकर नाचते गाते एक स्थान पर आते हैं
और उसके बाद में अपने अपने स्थानीय जगह जाकर इन पुतलों को जलाया जाता है। ये सामाजिक बुराई को जनता के सामने लाने वाली एक अनोखी परंपरा है। आपको बता दें कि इस परंपरा में पहली बार एनआरसी जैसे समस्या पर भी बटगिया बनाया गया और साथ ही पूरे नागपुर शहर में एनआरसी का बटगिया घुमाया गया। भैया क्या बताना चाहेंगे, यहाँ का जो इतिहास है वो कितने साल पुराना है और उसकी भूमिका क्या रही है, और इस साल जो आपने ये बढ़िया निकाला है विवरण बताइए। देखिए कैसा है कि ये जो है पोले का जो त्यौहार है ये इस साल 145वां साल है जो पोले का त्यौहार है। एक जो अंग्रेजों के साथ में जो अपने इधर के जो राजा थे भोसले राजा, इनका युद्ध चल रहा था उस समय। जो उनकी बुआ थी बकाबाई करके, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दे करके इनसे राजद्रोह किया था। उसके विरोध में बकाबाई का एक जो है पुतला एक मार्बल के तौर पे जलाया जाता है। उसके बाद में जो उनके मिस्टर थे उसको भी बड़गिया के रूप में डाल के, दोनों उसमें षड्यंत्र में शामिल थे, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ मिल करके अपने जो भारतीय जो लोग हैं उनको वहां पर यानी कहीं ना कहीं उनको मुक्ति खानी पड़ी उनके षड्यंत्र के कारण। इसलिए उनका विरोध बोल करके ये सब चीजें होती है। परंतु कैसा इसमें आप किसी व्यक्ति का डायरेक्ट पुतला नहीं जला सकते हो, उसके पीछे बयान है। तो लोगों ने जैसा गंगाधर तिलक जी ने जो एक माध्यम बनाए थे गणेश जी का, उसी माध्यम को लेकर के कि ठीक है बकाबाई को बनाना है पर किसी का विरोध नहीं कर सकते, पर नाम के साथ नहीं कर सकते, इसलिए उसको मुहारबोत ये नाम दिए। और उसकी जो मिस्टर है उसका विरोध करने का या बाकी भी लोगों का विरोध करने का, तो उसके लिए बढ़ गया ऐसा एक नाम दिए, क्योंकि पर्सनल नाम है, पर्सनल व्यक्ति से अपन ये नहीं निकाल सकते। तो उस वजह से इस त्योहार का उगम हुआ वहाँ से 145वां साल ये है। परंतु ये इतना अच्छा फेस्टिवल है क्योंकि पूरे भारत में आप अगर देखोगे, अगर आपको अपनी आवाज बुलंद करना है, आपको अगर विरोध जताना है, तो उसके लिए इतना सशक्त माध्यम है। क्योंकि ये एक दिन ऐसा है जिसके विरोध में आप सरकार के विरोध में बोल सकते हो, और जो आपका जिनाइन जो मुद्दा है जो लाखों लोगों तक आपको भेजने का, वो एक मुद्दम का एक बहुत बड़ा साधन है। और इस विषय जो है, ये जो आज का जो विषय है, देखिए कैसा है कि आपको पूरे भारत में एक समस्या है घुसपैठियों की। एक आपको पता है अपने ऊपर कलंक लग रहा है जनसंख्या बढ़ाने का, धरती का जो बोझ बढ़ा रहा है चीन के बाद में, उसका एक माध्यम लग रहा है। यानी कहीं ना कहीं अगर एक बोझ जो है अपने ऊपर भी डाला गया, उस विषय ऐसा है कि जो बांग्लादेश अफगानिस्तान और साथ में रोहिंगी वगैरह जो उसमें आते हैं, या बाकी भी जो अपने भारत देश में सीमाएं लगी हुई है, जहाँ पे खाने के वादे, जहाँ पे भुखमरी फैली हुई है, जो अपने देश को नहीं संभाल सकते, ऐसे बहुत से कुछ लोग जो है जो सीमा पार करके जो घुसपैठे आते हैं, वो एक। और जब मैंने इनका वीजा टटोला, इनके बारे में जब मैंने पूरा अध्ययन किया, तो ये मालूम पड़ा कि इसमें जो कुछ लोग हैं जो आर्मी में थे वहाँ के, और कुछ जिनको मिलिटेंट्स बोल सकते हैं या योद्धा बोल सकते हैं, या फिर वहाँ के जो कुछ घुसपैठी उग्रवादी तालिबान से तक संपर्क रखे हुए लोग नागपुर में है, एक पकड़ा गया है। हमारे देश में ऐसी कोई भी जो त्योहार तीज है वो साफ साफ बताती है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। उसी के चलते अगर हम कहते हैं कि ये जो बढ़ संस्कृति है, ये एक आंदोलन की संस्कृति है। जो भी बुराइयां है वो समाज के सामने लाना एक दिन का ये आंदोलन होता है, और इस आंदोलन को जो है ये त्योहार के रूप में मनाया जाता है। तो साथ में इसे कुप्रथा भी कुछ लोग कहते हैं। ये जो त्योहार है, ये जो आंदोलन वाला त्योहार है, इसे सिर्फ एक ही एरिया में सिमट गया है। हालांकि जिस तरीके से गोवा का जो कार्निवल होता है, जिसमें कई चेहरे जो है वो कलर किए जाते हैं, और वो देखने के लिए वो पूरा देश वहाँ गोवा कार्निवल देखने जाता है, तो वही वो एक एंटरटेनमेंट का भाग है। लेकिन ये एक त्योहार ऐसा है जो आंदोलन है, एक अपने आप में सशक्त आंदोलन है, जिसमें बुराइयां जो है वो समाज के सामने आती है। आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर है राहुल गांधी। आपको बता दें 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। एनसी कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार भी करेंगे और 18 सितंबर को चुनाव के पहले चरण का मतदान होगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करने के लिए आज जम्मू कश्मीर में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। पहली रैली कश्मीर के अनंतनाग में और दूसरी जम्मू के संगलदान इलाके में होगी। राहुल गांधी की इन रैली के साथ ही कांग्रेस के चुनावी अभियान की शुरुआत भी हो जाएगी। आपको बता दें कि घाटी में 18 सितंबर को चुनाव के पहले चरण का मतदान होना है।
तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक हैं। आपको बता दें कि 3 फेज में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले आपको बता दें कि यहां पर अब एनसी और चूंकि कांग्रेस का गठबंधन हो चुका है, ऐसे में आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में 2 जगह अनंतनाग और संगनाल में रैली करने वाले हैं। इस दौरान वो वहां की जनता को संबोधित भी करेंगे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।